नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल से होंगे और आप सबकी जो पढ़ाई है बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। आइए आप सब लोग जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। आज जो है हम इकोनॉमिक्स का फोर्थ पार्ट देखने वाले हैं, जिसमें कि आपको बहुत सारी जानकारी देखने को मिलेगी। पिछली क्लास में जो है हमने बैंकों के बारे में समझा था, कितनी बैंकें हैं, कब से स्थापना हुई, कहाँ कहाँ उनके मुख्यालय हैं और जो है कब उनका राष्ट्रीयकरण हुआ। इनके बारे में हमने पिछली क्लास में देख लिया था। एटीएम के बारे में भी देखा, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, सबसे पहला एटीएम किस बैंक ने और कहाँ पर लगाया, है ना। आज हम पढ़ने वाले हैं आपके इसका अगला पार्ट, जिसमें आप रुपयों के बारे में देखेंगे, शेयर मार्केट के बारे में देखेंगे, जीएसटी के बारे में देखेंगे। आज जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है हमारा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को और जल्दी से जल्दी आप इस लिंक को शेयर कर दीजिए और अपने जो है पेन और रजिस्टर लेकर बैठ जाइए। आइए अब हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए देखिए, जैसा कि आपको पता है हर बार जो है क्लास में हम एक नया मोटिवेशनल थॉट लेकर आते हैं। जैसा कि आज का है कि जीत लो हर लम्हा, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती हैं वक्त नहीं। इसलिए वक्त से पहले ही हमें अपना भविष्य सुनहरा करना है, क्योंकि बाद में तो सोचना ही रह जाता है कि काश, एक शब्द बहुत परेशान करता है, काश कि मैंने पढ़ लिया होता तो मैं आज कहीं नौकरी कर रहा होता, है ना। इसलिए ये वक्त लौट कर नहीं आता। आज हमें हमारे वक्त का सदुपयोग करना है और अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना है ना। चलिए आज जो है हमारा टॉपिक होने वाला है भारतीय कागजी नोट का इतिहास। तो भारत में कागजी नोट का इतिहास कब से है और कब इसकी शुरुआत हुई, कौन कौन से नोट हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। चलिए देखिए, आज बताया गया है कि रुपए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था आपका। तो देखिए, रुपए शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो आप बताओगे रुपए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग शेरशाह सूरी ने किया था। कब किया था? शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में 1540 से 1545 के दौरान किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए रुपए शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया था, तो आप बताओगे 1540 से 1545 के समय। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। जिसने सूरी वंश की स्थापना की थी दिल्ली सल्तनत पर, यानी दिल्ली पर सूरी वंश की स्थापना किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। इसी ने ही ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था, है ना। इसी ने हुमायूं को भी पराजित किया था। ये जानकारी आपको याद रखना। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में जो रुपया चलाया था वह था चांदी का सिक्का। क्या चलाया था इसने? चांदी का सिक्का चलवाया था अपने शासनकाल में। शेरशाह सूरी ने तांबे का सिक्का तथा सोने के सिक्के भी चलाए थे। सबसे पहले चांदी का सिक्का चलाया, फिर तांबे और सोने के सिक्के भी चलाए, जिसे क्रमशः दाम और मोहर के नाम से जाना जाता था। ऐसे जो उसके समय के सिक्के थे, है ना, शेरशाह सूरी के समय के सिक्के थे। ऐसा दिखता था आपका कौन? शेरशाह सूरी। तो उसको अगर पूछा जाए यानी किस नाम से जाना जाता था? दाम और मोहर के नाम से जाना जाता था, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में सिक्कों की शुरुआत किसने की थी, तो आप बताओगे शेरशाह सूरी ने की थी, है ना। ये शब्द भी शेरशाह सूरी ने ही दिया था। अब आगे हम आते हैं कि भारत में कागजी नोटों की शुरुआत कब से हुई है। तो देखिए, भारत में कागजी नोटों की शुरुआत, तो भारत में कागजी नोटों का चयन 1770 ईस्वी से माना जाता है। कब से माना जाता है मेरे भाई? आप बताओगे 1770 ईस्वी से माना जाता है, जब पहली बार बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कागज के नोट जारी किए थे। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहले कागजी नोट किसने जारी किए थे? आप बताओगे सर बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने किए थे। हालांकि ब्रिटिश शासनकाल में के दौरान भारत में पहली बार 1917 में 1 रुपए के कागज के नोट जारी किए गए थे। तो उस समय कागज का नोट कितने रुपए का आया था शुरुआत में? 1917 के समय 1917 में 1 रुपए का कागजी नोट आया था। आज़ादी से पूर्व 1956 में महाराष्ट्र के नासिक में बैंक नोट छापने की मिल की स्थापना की गई थी।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्रता से पहले भारत में नोट छापने की मील कहाँ पर लगाई गई थी, तो आप बताओगे कहाँ पर? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी कहाँ पर? आपके नासिक में लगाई गई थी। कब लगाई गई थी मेरे भाई? 1926 में लगाई गई थी। और 1935 में आरबीआई की स्थापना के बाद 1938 में आरबीआई द्वारा पहली बार कागज के नोट जारी किए गए थे। तो देखिए, पहले किया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने, बाद में फिर आपकी आरबीआई की स्थापना हुई 1935 में। इसके बाद उसने 1938 में जो है कागजी मुद्रा जारी कर दी थी, यानी कागजी नोट जारी कर दिए थे। किसने जारी किए थे मेरे भाई? आप बताओगे आरबीआई ने। पहले किसने किए थे? बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने नोट जारी किए थे, जो 1770 में चलन में आ गए थे आपके, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। ऐसा जो था आपका 1 रुपए का नोट था। कितने रुपए का नोट आया था? 1 रुपए का नोट आया था, जिस पर गवर्नर के हस्ताक्षर हुआ करते थे मेरे भाई, है ना। फिर देखिए, अभी की अगर हम बात करते हैं, भारतीय कागजी नोटों पर चित्र किस किस के चित्र लगे हैं, है ना। कौन से नोट पर किसका चित्र है? तो देखिए, आज़ादी के पूर्व नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के चित्र छपे होते थे। तो याद रखना आपको, आज़ादी से पहले भारतीय नोटों पर किसके चित्र चलते थे? आप बताओगे ब्रिटिश सम्राट के। परंतु आज़ादी के 2 वर्ष बाद, यानी 1949, तो हमें पहले मेरे भाई ये बताओ आप, आज़ादी हमें कब मिली थी? 1947 में। 1947 में जैसे आज़ादी मिलती है, उसके 2 वर्ष बाद 1949 में नोटों पर ब्रिटिश सम्राट के स्थान पर अशोक स्तंभ छापा जाने लगा था। क्या छापा जाने लगा? अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, आदर्श प्रतीक या राष्ट्रीय आदर्श चिन्ह भी कहते हैं अपने से। भारत का जो है आदर्श चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ, ठीक है ना। इसका जो निर्माण किया था अशोक स्तंभ का, वो किसने किया था? सम्राट अशोक ने। किसने किया था? सम्राट अशोक ने। और सम्राट अशोक जो थे किस वंश के थे आपके? तो आप बताओगे सर, मौर्य वंश के थे। ये आपको जानकारी इतिहास में देखने को मिलती है। वर्तमान में भारतीय नोटों पर महात्मा गांधी के चित्र दिखाई पड़ते हैं। उसकी शुरुआत जो है 1996 से मानी जाती है। महात्मा गांधी के चित्र कब से लगाए जा रहे हैं मेरे भाई? 1996 से। उसके पहले किसका चित्र होता था? अशोक स्तंभ। और इससे पहले किसका होता था? ब्रिटिश सम्राट का। इतना क्लियर है? जैसे कि आपको जो 100 का नोट दिख रहा होगा मेरे भाई, इस पर किसका चित्र है? आपके महात्मा गांधी जी का चित्र है ना। आगे हम बात करते हैं कि भारतीय रुपए का चिन्ह कहाँ से आया है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हो, ये जो चिन्ह है मेरे भाई, कहाँ से आया है ये चिन्ह? ये वाला, इस चिन्ह की शुरुआत कब से हुई है? तो देखिए, रुपए का सिंबल बनाने वाले उदय कुमार धर्मलिंगम थे। याद रखना, ये जो रुपए का सिंबल है आपका, ये किसने बनाया था आपके? ये ही है आपके उदय कुमार धर्मलिंगम। इन्होंने जो है ये वर्ष 2010 में भारतीय रुपए को एक चिन्ह दिया था। इस सिंबल को बनाने का श्रेय चेन्नई में जन्मे आईआईटी गुवाहाटी के असिस्टेंट प्रोफेसर उदय कुमार धर्मलिंगम ने बनाया था। यानी किसको श्रेय जाता है? जो धर्मलिंगम है, ये कहाँ के थे? आपके चेन्नई में जन्म लिया था और ये आईआईटी गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर काम करते थे, जहां पर इन्होंने जो आपका ये भारतीय रुपए का सिंबल दिया। आगे हम बढ़ते हैं, तो अधिक मूल्य के नोटों की छपाई कौन करता है? तो देखो मेरे भाई, भारत में 1000 नहीं, 2000 नहीं, बल्कि 5000 और 10,000 के नोट छापे गए हैं। कितने कितने नोट छापे गए हैं? 1000 2000 के तो अभी भी देखे थे हमने, लेकिन पहले 5000 10,000 के भी नोट चलते थे। आरबीआई ने पहली बार 1938 में 10,000 के नोट छापे थे। याद रखना, आरबीआई ने नोट छापने की शुरुआत कब से की? आपकी 1938। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935, इसलिए 1 अप्रैल को जो है आरबीआई का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। लेकिन आप बताओ, मेरा क्वेश्चन है आपसे कि एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? क्या क्वेश्चन है? एसबीआई का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो मेरे भाई। तो आप बताओगे
एसबीआई का जो है एसबीआई का स्थापना दिवस ये मनाया जाता है 1 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को स्थापना दिवस। जबकि हम बात करें किसकी, आपके आरबीआई की, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना दिवस है, स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आप बताओगे मेरे भाई 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को। आगे देखिए, हालांकि 1946 में इसे बंद कर दिया गया था। 1938 में आरबीआई ने 10,000 का नोट छापा, जिसे जो है 1946 में बंद कर दिया। 1954 में 1,000 और 5,000, 10,000 के नोट छापे गए फिर से। कौन कौन से नोट आए बाजार में? 1,000, 5,000 और 10,000 के नोट छापे गए, जो 1978 तक जारी रहे। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर 1,000, 5,000 और जो है 10,000 के नोट वापस ले लिए। याद रखना, नोट कब वापस ले लिया आपके? 1978 में। सरकार किसकी थी आपकी? जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार उस समय नहीं थी। ये ऐसा चलता था आपका 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपये का जो नोट था मेरे भाई, देख लो, अब आपको देखने को नहीं मिलेगा फिर आगे, है ना। ये था ऐसा आपका 10,000 का नोट, जिस पर देखिए हमने पहले ही बात की थी, गांधी जी का चित्र तो बाद में आया है, पहले अशोक स्तंभ हुआ करता था। क्या हुआ करता था आपका? अशोक स्तंभ जो बीच में लगा हुआ करता था। आगे हम बात करते हैं, भारत में रुपए का अवमूल्यन कब हुआ? तो सबसे पहले भारत में अवमूल्यन कब हुआ? तो देखिए, भारत में आज़ादी के बाद 3 बार रुपए का अवमूल्यन किया गया। पहली बार 1949 में, दूसरी बार किया गया था 1966 में, तीसरी बार हुआ 1991 में। यानी डेप्रिसिएशन फोनेमन ऑफ रुपीस, है ना, किसमें? डॉलर में। तो कितनी बार अवमूल्यन हो गया इसका? 3 बार अवमूल्यन हो गया था रुपए का, है ना। तो देखिए, भारतीय नोटों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखते हैं। ये जो हमने अभी तक देखा कि रुपए कब आए हैं, किसके चित्र हैं, कौन कौन से नोट जारी किए गए थे। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे वर्तमान के बारे में। तो देखिए, 1 रुपए का नोट, भारतीय कागजी नोट, कितने रुपए की बात करते हैं अपन? 1 रुपए का जो मेरे भाई नोट है, आप 1 रुपए का नोट की बात कर रहे हो, तो 1 रुपए के नोट समय के साथ बदलाव देखा गया। यह सबसे छोटा भारतीय बैंक नोट है। कितने रुपए का नोट था? 1 रुपए का नोट, सबसे छोटा। इसे भारत सरकार द्वारा जारी किया जाता है, ये आपको याद रखना है। 1 रुपए का नोट कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करती है, ना कि आपके रिजर्व बैंक। इस नोट पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए का नोट भारत में पहली बार 1861 ईस्वी में जारी किया गया था। 1 रुपए का नोट कब जारी किया गया था? 1861 में। ब्रिटिश शासन काल के दौरान 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए के नोट जारी किया गया था। कब? 1917 में, जिस पर जॉर्ज पंचम के चित्र छापे गए थे। देखो मेरे भाई, पहली बार तो 1861 में आया था, फिर 30 नवंबर 1917 को 1 रुपए का नोट जारी किया गया था, है ना, जिस पर किसका चित्र लगाया गया था? जॉर्ज पंचम का चित्र लगाया गया था। तो ये आपको तारीख याद रखना है कि जॉर्ज पंचम का जो चित्र है वो 1 रुपए के नोट पर कब लगाया गया था। तो आप बता देना मेरे भाई, सर 30 नवंबर 1917 को जो है जॉर्ज पंचम का चित्र लगाया गया था। अब हम आगे आते हैं, तो 1 रुपए का नोट दिख रहा होगा आपको, अच्छे से देखो। कितने रुपए का नोट है मेरे भाई? 1 रुपए का नोट है, जिस पर चित्र लगा हुआ है किसका? जॉर्ज पंचम। ये देखो, जॉर्ज पंचम लग रहे हैं आपके 1 रुपीस। कितने रुपए का नोट है? 1 रुपए का नोट है, जिस पर चित्र किसका लग रहा है? पहले ऐसे जॉर्ज पंचम का चित्र लगता था, बाद में चल के जे हमारा अशोक स्तंभ लगने लगा। ठीक है ना मेरे भाई? ये देखो आप, भारत सरकार लिखा रहता था इस पर, है ना, गवर्नर ऑफ इंडिया इस पर लिखा रहता था। इस पर क्या लिखा रहता था? गवर्नर ऑफ इंडिया, पहले के जो रुपए थे। अब फिर बाद में क्या लिखाने लगा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार।
इधर गवर्नर था, इधर गवर्नमेंट थी आपकी। इतना क्लियर है मेरे भाई। आगे देखिए फिर क्या हुआ, 2 रुपए का नोट आया आपका। कितने रुपए के नोट आया आपके? 2 रुपए के। तो देखिए 2 रुपए का भारतीय कागजी नोट कितने रुपए का आया आपका? 2 रुपए का। तो भारत में 2 रुपए के नोट पहली बार 3 मार्च 1943 में जारी किए गए थे। तो आपको याद रखना है 2 रुपए का नोट कब आया आपका? 3 मार्च 1943 को आया था। 1995 में इसे प्रचलन से हटा दिया। कब हटा दिया गया था? 1995 में। जबकि 3 मार्च 1943 में तो आए थे मेहमान, कब चले गए? 1995 में। यह आरबीआई द्वारा जारी किया गया सबसे कम मूल्य का नोट था। तो सबसे पहले नोट जो 2 रुपए का आया वो किसने जारी किया था? आरबीआई ने, जिस पर देखो लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसा जो है इसका नोट हुआ करता था, ठीक है ना। जिस पर देखो इधर आपका अशोक स्तंभ लगा हुआ है, जिस पर बाद में एक दूसरी साइड जो है शेर का चित्र भी लगाया गया था, है ना मेरे भाई। चलिए 2 रुपए का नोट, सबसे कम मूल्य का नोट किसने जारी किया था? आरबीआई ने। कितने रुपए का था? 2 रुपए का। जैसे 1995 में प्रचलन से हटा दिया गया। फिर आया आपका 1 हो गया, 2 हो गया, फिर आया 5 रुपए का। कितने रुपए का नोट आया मेरे भाई? 5 रुपए का। जी जरूर आपको याद रखना है। तो भारत में 5 रुपए के नोट पहली बार आरबीआई ने 1938 में जारी किए थे। तो 5 रुपए का नोट कब आया था? सबसे पहले 1938 में आया। गांधी जी सीरीज के 5 रुपए के नोट कब आए थे? 1996 में, जिसे समय समय पर संशोधित किया गया। 5 रुपए के गांधी जी की सीरीज के नोट पे आकार था आपका 63 × 117। पहले देखो आरबीआई ने जारी किए थे, फिर आरबीआई ने, फिर गांधी जी के चित्र वाले नोट आ गए। गांधी जी के चित्र वाले नोट कब आए थे आपके? 1996 में। जबकि सबसे पहले 5 रुपए का नोट कब आया था? 1938 में आया था आपका, है ना। तो देखो 5 रुपए के नोट पर किसका चित्र होता था? जी वर्तमान आपको 5 रुपए का नोट देखने को मिलता है, जिस पर खेत जोतता हुआ किसान, ट्रैक्टर चलाता हुआ किसान दिखाया गया था भैया, है ना, 5 रुपए के नोट पर। फिर आया आपका 10 रुपए का नोट। कितने रुपए का आया था आपका? 10 रुपए का नोट आया। तो देखिए 10 रुपए का भारतीय कागजी नोट, भारत में पहली बार 10 रुपए का नोट 1923 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था मेरे भाई? 1923 में जारी किया गया। फिर महात्मा गांधी का फोटो लगाया गया। जब 10 रुपए के नोट पर फोटो लगा तो कब छापा गया था? 2005 में। 5 रुपए पे आया था 1996 में, 10 रुपए पे 2005 में। 10 रुपए के नोट में 2011 से रुपए का सिंबल शामिल किया गया। कौन सा सिंबल शामिल किया? देखिए पहले नहीं था आपका, लेकिन बाद में आ गया था आपका किसका सिंबल? ऐसा वाला रुपए का सिंबल, ठीक है ना। महात्मा गांधी सीरीज के 10 रुपए के पुराने नोटों के पीछे भारतीय गैंडा, भारतीय हाथी और भारतीय बाघ के चित्र छपे हैं, याद रखना। और 30 जून 2016 से 2005 के पूर्व के सभी नोट चलन से बाहर कर दिए गए। 2016 में नई करेंसी आ गई थी आपकी, है ना, नोटबंदी हुई थी आपकी। तो ये वाले नोट चलना आपके बंद हो गए थे, जिस पर किसके चित्र होते थे आपके? आप बताओगे भारतीय गैंडा, भारतीय हाथी और भारतीय बाघ। आगे हम देखते हैं कि देखिए जब फिर नए नोट आए आपके 10 रुपए के, अभी आप जिसको देखते हो, अब तो सिक्के चलने लगे हैं खैर आपके, ये उस समय देखिए अभी जो नोट वर्तमान में आपको देखने को मिलते हैं 10 रुपए का, जिस पर ये गांधी जी बने हुए हैं, और इस साइड जो आपको एक और चित्र देखने को मिलता है पीछे साइड। तो 10 रुपए के नए नोट जनवरी 2018 में आम चलन में आए थे। 2016 में नोटबंदी हुई, जिसके बाद नए नोट 10 के कब आए थे आपके? आप बताओगे सर 2018 से आए थे, जनवरी 2018। इस 10 के नोट का आकार थोड़ा सा पुराने वाले से कम कर दिया गया, 23 × 63 कर दिया गया। 10 रुपए के इस नए नोट के पीछे कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र दर्शाया गया। जे वेरी इंपोर्टेंट, आपको याद रखना, कोणार्क का सूर्य मंदिर। कौन सा मंदिर की बात चल रहे हैं? कोणार्क का सूर्य मंदिर का चित्र लगाया गया 10 रुपए के पीछे। इस मंदिर का निर्माण 1236 से 1264 के बीच
गंग वंश के तत्कालीन राजा नरसिंह देव द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण करवाया था? कोणार्क मंदिर का। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है? जो कोणार्क मंदिर जो है भगवान सूर्य को समर्पित है, और जो है आपका इसका निर्माण गंग वंश के राजा नरसिंह देव ने करवाया था, और ये गुजरात में है। इस मंदिर को 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो कोणार्क मंदिर कहाँ पर है आपका? गुजरात में है। कोणार्क मंदिर कहाँ पर है आपका? गुजरात में है। निर्माण करवाया था किसने? नरसिंह देव द्वारा, और इसे 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। और इसका चित्र लगा दिया हमने किस पर? 10 रुपए के भारतीय नोट पर। कब लगाया? 2018 में, जनवरी 2018 में। इतना क्लियर है मेरे भाई? ये आपका वर्तमान आपको 10 रुपए का नोट देखने को मिलेगा। ये गांधी जी का चित्र लगा हुआ है इस पर, और इस साइड जो है कोणार्क मंदिर। कोणार्क मंदिर कहाँ है? किसको समर्पित है? भगवान सूर्य को समर्पित है। फिर अपन आते हैं आगे, तो एक बार पढ़ लीजिए आप। 20 का नोट आ रहा है अब आपका। तो देखो 20 रुपए के नोट, भारतीय कागजी नोट जो 20 रुपए के आए थे आपके भारत में, 20 रुपए के नोट पहली बार 1972 में जारी किए गए थे। आपको तारीख याद रखना, कब जारी हुए, कब बंद हुए, और नए नोट कब जारी हुए, किसका चित्र है उस पर, है ना। 2001 में महात्मा गांधी की श्रृंखला के 20 के नोट जारी किए गए थे, ये आपको याद रखना। महात्मा गांधी के चित्र कब से आने लगे थे आपके? 2001 से। महात्मा गांधी श्रृंखला के नोटों के पीछे अंडमान निकोबार स्थित माउंट हेरिटेज का चित्र हुआ करता था, ये आपको याद रखना। पहले किसका चित्र आता था? ये आप ऐसे वृक्ष वगैरह देखोगे, है ना, समुद्र वाला इलाका दिखाया गया आपको, माउंट हेरिटेज, ऐसा पहला वाला नोट आपको देखने को मिलते थे। फिर जो हुए आगे नए नोट आए 20 रुपए के आपके। कितने रुपए का नोट आया? 20 रुपए के नए नोट आए, जिसमें 20 रुपए के नए नोट अप्रैल 2019 में जारी किए गए थे। वो जनवरी 2018 में 10 का नोट आया था, अप्रैल 2019 में 20 का नोट आया। 20 के नोट का आकार 23,129 किया गया आपका। विश्व के 20 के नोट के पीछे महाराष्ट्र के एलोरा का गुफा का चित्र दिया गया है। पहले अंडमान निकोबार का चित्र था, और वर्तमान जो नए नोट हैं उस पर किसका है आपका? एलोरा। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर हैं आपकी? मुंबई, महाराष्ट्र में। यह एक पुरातात्विक महत्व का स्थल है। इस गुफाओं का निर्माण 5वीं से 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट वंशों द्वारा करवाया गया था। तो याद रखना, एलोरा की गुफाओं का जो निर्माण है, एलोरा की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने करवाया था। यहाँ इस तरह के 34 गुफाएं हैं। ये गुफाएं हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म को संबंधित हैं। तो आपका एक इतिहास का क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया कि जो एलोरा की गुफाएं हैं किस धर्म से संबंधित हैं। आप बताना, हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। यूनेस्को की सूची में 1983 में इन्हें विश्व धरोहर स्थल शामिल किया गया। एलोरा का कैलाश मंदिर अपने स्थापत्य कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। एलोरा में ही है आपका कौन सा? कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर है मेरे भाई? कैलाश मंदिर कहाँ पर है अपना? एलोरा में ही स्थित है। यानी विश्व धरोहर स्थल कब घोषित किया गया था? 1983 को। अब देखो जी भाई, 20 का नोट आया है आपका। वर्तमान नोट आपको देखने को मिलता है ये वाला। ये गांधी जी आ गए आपके। कब आया था? अप्रैल में आया था आपका। अप्रैल 2019 में ये नोट आए थे आपके। और ये बनी हुई है आपकी एलोरा की गुफाओं। कहाँ की गुफाएं बताई गई हैं? एलोरा की गुफाओं का चित्र है। और ये कहाँ पर है आपकी? महाराष्ट्र, मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है ना। जो किस धर्म से संबंधित हैं आपके? हिंदू, जैन और कौन से हैं आपके? बौद्ध। हिंदू, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ये हमने देख लिया था आपका। कब आया था आपका? अप्रैल 2019 में। अब देखिए, जब 10 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया, 20 का पढ़ लिया, अब आएगा कौन सा आपका? 50 रुपए के नोट। तो देखिए 50 रुपए के भारतीय कागजी नोट की बात करते हैं हम।
तो 50 रुपए के नोट का आकार 66/135 से थोड़ा सा 20 रुपए से बड़ा है। 50 रुपए के नए नोट अगस्त 2017 में ही जारी कर दिए गए थे। 2016 में करेंसी बंद हुई, मतलब सरकार की पहले से प्लानिंग थी आपकी। 50 रुपए के नोट के पीछे कर्नाटक के हम्पी के रथ को बताया गया, ये आपको याद रखना। 50 रुपए के नोट के पीछे किसका चित्र है आपका? कर्नाटक के हम्पी रथ की तस्वीर छपी है। हम्पी सम्राट, हम्पी जो है सम्राट अशोक के शासनकाल से संबंधित है। किसके शासनकाल से संबंधित है? सम्राट अशोक, जो मौर्य वंश के थे। यह स्थान कर्नाटक के बेल्लारी जिले के, कहाँ पर है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है और तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है। ये याद रखना, हम्पी, हम्पी किस नदी के तट पर है? तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और कर्नाटक में है, बेल्लारी जिले में। हम्पी मध्यकाल में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। ये भी आपको याद रखना, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? हम्पी। और इसे यूनेस्को में 1986 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। हम्पी में स्थित बिड़ला मंदिर, सॉरी, कौन सा मंदिर है आपका? बिड़ला मंदिर। बिड़ला मंदिर कहाँ पर है आपका? हम्पी में ही है। 56 स्तंभों की थपा पर अपने संगीत की धुनें निकलती हैं यहाँ से। तो आपको याद रखना, विट्ठल मंदिर कहाँ पर है आपका? हम्पी में। ये जानकारी आपको याद रखना है। जल्दी से मेरे भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपकी इसमें दी गई है ना। चलिए फिर देखो, ये आपका 50 का नोट आ गया है जिसपे हम्पी के रथ बताए गए। देखो ये हम्पी है ना, ऐसे ये रथ जैसे पहिए लगे हुए हैं इस पर। ये गांधी जी लगे हुए हैं आपके, है ना। चलिए आगे देखिए, फिर आया आपका 100 का नोट। कितने का आया था आपका? 100 रुपए का नोट आया। तो 100 रुपए के भारतीय नोट के बारे में देखते हैं। 1938 में पहली बार 100 रुपए का नोट जारी किया गया था। सबसे पहले आरबीआई ने जो है 1938 में पहली बार 100 रुपए का नोट जारी किया और 100 रुपए के नोट पर 1947 से पहले जॉर्ज 6 का चित्र होता था। जॉर्ज 6 मतलब 6वें नंबर के। 1949 से इस 100 रुपए के नोट पर जॉर्ज 6 के स्थान पर अशोक स्तंभ आ गया था। ये भी आपको याद रखना, अशोक स्तंभ कब आया? 1949 से। और 1970 के दशक में पहली बार गांधी जी के चित्र छापे गए थे इस पर। कब से? 1970 से। और 1996 के बाद महात्मा गांधी के चित्र को रेगुलर रूप से छापा गया। पहले 100 के पे ही आए थे, फिर ये सभी चित्रों पर आने लगे। और इस नोट का जो आकार है वो 73 × 157 mm दिया गया, मिलीमीटर, ठीक है ना। तो ये 500 रुपए के नोट से थोड़ा सा बड़ा है। अभी वर्तमान आप 100 रुपए का नोट देखते हो, ये बंद हो गया, नया नोट आ गया, उसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन ये पहले की करेंसी थोड़ी सी बड़ी हुआ करती थी, है ना। अब देखिए 100 रुपए का नया नोट आ गया है। तो नए नोट कब जारी हुए थे आपके? जुलाई 2018 में। 100 रुपए के नोट के पीछे रानी की बाब का चित्र है, ये भी आपको याद रखना। 100 रुपए के नोट पर किसका चित्र देखने को मिलता है? रानी की बाब का चित्र है। और गुजरात के पाटन जिले में स्थित एक प्रसिद्ध बावड़ी है और जो सीढ़ी नुमा है। रानी की बाब कहाँ पर है आपकी? गुजरात के पाटन जिले से लिया गया है। इसे यूनेस्को में 2014 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। रानी की बाब भूमिगत जल संसाधन और जल संग्रहण प्रणाली का एक बेहतरीन उदाहरण है। रानी की बाब, भूमि के अंदर जो बावड़ी बनाई गई उसके बारे में बताया गया है। यह 7 मंजिला, यह बाब मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का उत्तम उदाहरण देखने को मिलता है। कौन सी शैली आपकी? मारू गुर्जर स्थापत्य शैली का। आपको ऐसे उस पर अलग अलग जीने लगे हुए हैं, देखने में बहुत अच्छी लगती है। अब जब आप गुजरात जाएं, कहाँ जाएं मेरे भाई? गुजरात के पाटन जिले में जाएं तो इसे देखकर जरूर आए आप। चलिए देखिए, ये वर्तमान आपका जो है 7 मंजिला बावड़ी बताई गई है। ये है आपके रानी की बाब। किसकी बाब? रानी की बावड़ी बताई गई है ना भैया। आगे देखिए, फिर आता है आपका, जैसे ही 100 रुपए का नोट आता है तो फिर आपको पता है नई करेंसी जब से जारी हुई है तो आपका 200 रुपए के नोट पहली बार अगस्त 2017 में जारी हुए थे। पहली बार 200 रुपए का नोट कब आया आपका?
अगस्त 2017 में जो है इसे जारी किया गया था। इसका आकार 66 इंटू 146 mm है। 200 रुपए के नोट के पीछे मध्य प्रदेश के सांची स्तूप लगे हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रख लेना। मध्य प्रदेश में रहने वाले विद्यार्थी, मध्य प्रदेश जीके में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांची स्तूप का जो चित्र है वो किस नोट पर लगा हुआ है, तो आप बता देना मेरे भाई 200 रुपए के नोट पर। कब जारी हुए थे? अगस्त 2017 से जारी हो गए थे आपके। सांची स्तूप आपको पता है, जानकारी भी मिल जाएगी, एक क्लास अलग से डली हुई है सांची स्तूप के बारे में, है ना। सांची स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और जो राजधानी भोपाल से लगभग 46 किलोमीटर की दूरी पर है। और सांची स्तूप, इनका जो निर्माण है सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। तो जल्दी से कमेंट करके आंसर दो, कौन कौन से ऐसे विद्यार्थी हैं जो सांची स्तूप देख कर आए हैं, जो हमारे विदिशा जिले में के विद्यार्थी हैं। कमेंट करिए आंसर, कौन कौन सांची स्तूप देख कर आया है। और 1989 में इन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल कर दिया गया था। इतना अपने याद रखना किसके बारे में, सांची स्तूप का चित्र कितने पर लगा है? 200 रुपए के नोट पर। तो ये अब आपको जो लोग देख कर आए हैं मेरे बच्चे, उन्हें ये चित्र तो पता होगा। ऐसा जैसे जो ऊपर वाला भाग होता है इसे आमलक कहते हैं, ये तोरण द्वार कहलाते हैं। इधर जो रेलिंग लगाई है वो पुष्यमित्र शुंग वंश शासकों ने लगवाई है ना मेरे भाई। ऐसे अपने याद रखना है। आगे देखिए, तो 200 रुपए के नोट के बाद अगली जो आता है आपका, वो आया था 500 रुपए का नोट। कितने रुपए का नोट आया आपका? 500 रुपए का नोट। जो आपको पता है ये वाले जो चले थे पहले, है ना। 500 रुपए के नोट भारत में 1987 से पहली बार जारी हुए थे। 8 नवंबर 2016 को पुराने नोटों के चलन को वापस ले लिया गया था। कब से? आपके 8 नवंबर 2016 से। 500 रुपए के पुराने नोट के पीछे महात्मा गांधी की दांडी मार्च से संबंधित है, जे आपको याद रखना। पुराने जो 500 रुपए के नोट चलते थे उस पर महात्मा गांधी को जो है दांडी मार्च को बताया गया है, जे अपने याद रखना है। जिन्हें कब बंद कर दिया गया आपका? 8 नवंबर 2016 से। फिर क्या हुआ? नए 500 रुपए के नोट आया आपके। अब नए 500 रुपए के नोट पर आप देखोगे इसे 10 नवंबर 2016 को ही जो है प्रचलन में लाए थे। तो इसका मतलब क्या है? देखो मेरे भाई, आपने कहा पुराना नोट कब बंद हो गया था? 8 नवंबर को। और 8 नवंबर जैसे हुआ उसके 2 दिन बाद जो है आपका 10 नवंबर को प्रचलन में आ गया था। इस 500 रुपए के नोट के पीछे दिल्ली स्थित लाल किले का चित्र लगा हुआ है, जे आपको याद रखना। पहले दांडी मार्च थी, अब दिल्ली का लाल किला का चित्र देखने को मिलता है। और लाल किले का निर्माण, है ना, 5वें मुगल बादशाह शाहजहां ने करवाया था। याद रखो भाई, शाहजहां की है मुमताज, जिन्होंने ही ताजमहल का निर्माण करवाया है। किसका निर्माण करवाया है? ताजमहल का निर्माण करवाया शाहजहां। पर देखो, वर्ष 2007 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल किया है। किसे शामिल किया है? आप बताओगे सर, लाल किले को शामिल किया है। ठीक है, निर्माण किसने करवाया है? 5वें जो मुगल बादशाह हुए जिनका नाम था शाहजहां ने। कितने रुपए के नोट पर हैं? 500 रुपए के नोट पर हैं। तो मेरे भाई जी आप देख पा रहे होंगे सब लोग, है ना। इस नोट पर जो आपका लाल किले का चित्र बना हुआ है, जहां आप देखते हो झंडा बंदन, झंडा फहराया जाता है। 500 रुपए का नोट, इस पर लाल किले का चित्र प्रदर्शित किया गया है। फिर 500 के बाद आया आपका 1000 रुपए का नोट। कितने रुपए का आया? 1000 रुपए का नोट आया। तो भारत में 1000 रुपए के नोट पहली बार 1954 में जारी किए गए थे। जनवरी 1978 में 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए 1978 में। फिर पुनः सन 2000 में दूसरी बार 1000 रुपए के नोट महात्मा गांधी सीरीज के जारी हुए, जिन पर महात्मा गांधी के चित्र आए। पहली बार 1954 में आए थे, जिन्हें 1978 में बंद कर दिया। 2000 में आए हैं, दोबारा से नोट चलन में आए, जैसे 8 नवंबर 2016 को बंद कर दिया। आपने सुना 500 और 1000 रुपए के नोटबंदी हुई थी आपकी, है ना मेरे भाई। ऐसा जो है आपका लाल कलर का चित्र हुआ करता था, इसमें चित्र लगा हुआ है मंगलयान। किसको दर्शाया गया? आपका मंगलयान का चित्र दर्शाया गया है मेरे भाई। कितने रुपए के नोट पर? 1000 रुपए के नोट पर, जिसे बाद में बंद कर दिया गया है। फिर आया आपका 2000 रुपए का नोट। कितने का आया मेरे भाई? 2000 रुपए का। तो देखो
2000 रुपए के कागजी नोट पर पहली बार आया है आपका 10 नवंबर 2016 को। यानी आपके 500 और 1000 रुपए के जो नोट बंद हुए थे उनकी जगह पे आया था 2000 का, और 500 का भी जारी कर दिया था। कब? 10 नवंबर 2016 को। नोट का आकार सबसे लंबा था 66 इंटू 166। वर्तमान समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सबसे उच्चतम मूल्य का नोट था, जिसके 2000 के नोट के पीछे मंगलयान की तस्वीर लगी हुई थी। किसकी तस्वीर लगी हुई थी? मंगलयान। मंगलयान अभियान भारत की एक महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम था। 24 सितंबर 2014 को भारत प्रथम प्रयास में ही मंगल पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन गया था। कब? 24 सितंबर 2014 को। वहीं सोवियत संघ, सोवियत रूस, अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी, नासा और यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी के बाद मंगलयान पर पहुंचने वाले भारत विश्व का चौथा देश बन गया था। मतलब और इन देशों के बाद चौथा दूसरे नंबर पर आया भारत। ठीक है ना, लेकिन पहली बार में मंगलयान पर पहुंचने वाला बना था आपका भारत। ये आपको याद रखना है। यह आप वर्तमान में देखते हो मंगल ग्रह की तस्वीर है। कौन से मंगल चित्र लगा हुआ आपका? मिशन मंगलयान। ठीक है ना। अब आपको याद रखना इसे भी जो है 2023 से बंद कर दिया गया है। ये कब से बंद हो गया आपका? आप बताओगे सर? 2023 में इसका भी अवमूल्यन कर दिया गया। 2023 से 24 तक जो है इनका अब बाजार में आना बंद हो गया है। इन्हें सरकार ने, आरबीआई ने वापस ले लिया है। ये आपको याद रखना है। फिर आगे हम बात करते हैं कि जो मुंबई में, कोलकाता में, हैदराबाद में, नोएडा में इनके छापने के लिए मिलें लगाई गई हैं आपकी। तो मुंबई, कोलकाता, इन दोनों की स्थापना अंग्रेजों ने 1829 में की थी। हैदराबाद में इसकी स्थापना हैदराबाद के निज़ाम ने 1903 में, जैसे 1950 में भारत सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया, और इसने 1953 में भारत के सिक्के भारत सरकार के लिए ढालना शुरू कर दिया। किसने? हैदराबाद में। मतलब जो इनकी थी, कारखानों की बात कर रहे हैं अपन, रुपए बनाने वाले, सिक्के ढालने वाले कारखाने। नोएडा सबसे अंतिम मिंट की स्थापना भारत सरकार ने 1986 में उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित की, और यहाँ पर 1986 से सिक्के ढाले जा रहे हैं। क्योंकि आपको पता है केंद्र सरकार ही सिक्के जारी करती है। ऐसे जो है आपके सिक्के बने, सिक्के आने लगे आपके। तो कहाँ कहाँ प्लांट लगे? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। अब मुंबई के जो चित्र थे, मुंबई में सिक्के बनते तो उस पर ऐसा वाला सिंबल होता था डायमंड का, जबकि कोलकाता का था वो खाली होता था, नो मार्क लगा रहता था। और जबकि हैदराबाद से छपा रहता तो उस पर स्टार बना रहता था, है ना। और जबकि नोएडा से बना रहता तो उस पर जीरो बिंदी रखी रहती थी। तो देखो मेरे भाई, जे स्टार बना हुआ है, ये कहाँ छपा हुआ है आपका? हैदराबाद में। ये इस पर बिंदी रखी हुई है आपकी। ये कहाँ से छपा हुआ है आपका? नोएडा से। ये वाला जो है आपका, ये इस पे ये वाली आकृति बनी हुई है, ये कहाँ से हुआ है? मुंबई से। और ये कहाँ से हुआ है आपका, जिसपे कोई नहीं बना हुआ है? 2002 में आया, जिसपे कोई चित्र नहीं, कोलकाता से। ऐसे रुपए जो आपको देखने को मिलते हैं, अलग अलग सिक्के चले थे आपके, है ना। फिर आप देखते हो 20 रुपए का भी सिक्का आ गया आपका। कितने रुपए का सिक्का आ गया आपका? 20 रुपए का भी सिक्का आपका जारी हो गया है। अब हम बात करते हैं जो किनारे हैं, 12 किनारों वाले बहुभुज आकार वाला होगा। 7 मार्च 2019 में बाहरी रिंग, ये इसकी फीसदी बताई गई, और आंतरिक रिंग भी बताई गई है। ठीक है ना, ये आपके सिक्के का मेजरमेंट बताया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं शेयर बाजार के बारे में, है ना। तो आप हेडिंग डाल लीजिए शेयर बाजार।
तो आप जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन कौन जानते हैं शेयर बाजार, शेयर मार्केट के बारे में कौन कौन पैसा लगाता है? जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए। शेयर बाजार के बारे में कौन कौन जानते हैं, है ना? चलिए हम देखते हैं क्या होता है आपका शेयर बाजार। तो मेरे भाई जितने कॉमर्स के विद्यार्थी होंगे वो जानते होंगे शेयर बाजार के बारे में, है ना? तो देखिए शेयर जो है अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है हिस्सा। शेयर मतलब क्या होता है? हिस्सा। थोड़ा सा देखिए, अब अगर अपन बात करें शेयर मार्केट के बारे में, तो कंपनी जो होती है, कंपनी किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी वैधानिक संस्था की स्थापना करते हैं उसे हम कंपनी कहते हैं, ठीक है ना? और ये कंपनी अधिनियम 1956 द्वारा लागू होती है। कंपनी जो है एक अदृश्य और कैसा व्यक्ति है? कृत्रिम व्यक्ति होता है। कंपनी कैसी होती है? अदृश्य और कृत्रिम व्यक्ति होती है, लेकिन इसकी एक होती है क्या? सार्वमुद्रा। याद रखना, कंपनी भी एक व्यक्ति के जैसे ही काम करती है, जैसे कि हम अपने साइन करते हैं, है ना? आप अपने साइन करते हो, जैसे जो भी है, ऐसे ही कंपनी अपने काम को करने के लिए एक सील लगाती है। जैसे आपने स्कूलों की सील देखी होगी, ऐसे ही जो होता है कंपनी भी एक व्यक्ति की तरह ही काम करती है। अब कंपनी खोलने के लिए बहुत सारा बड़ी मात्रा में पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो कंपनी जो है अपने अंश जारी कर देती है, जैसे हम बोलते हैं शेयर। अंश मतलब शेयर जारी करती है। अब कंपनी लोगों पे बांट देती है, एक अंश की कीमत रख देती है। जो व्यक्ति जो है उन अंशों को खरीद लेता है वो उसका मालिक कहलाता है। कंपनी जो है दो प्रकार के अंश जारी करती है। कंपनी कितने प्रकार के अंश जारी करती है? दो प्रकार के। एक होते हैं आपके समतांश। कौन से होते हैं आपके? समतांश, जिसे हम इक्विटी शेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर। एक होते हैं पूर्वाधिकार अंश। कौन से होते हैं आपके? पूर्वाधिकार, जिसे हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? इन्हें जो है हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। समतांशधारी जो होते हैं ये वास्तविक स्वामी होते हैं। कंपनी के कौन होते हैं? रियल ओनर होते हैं। कंपनी के रियल ओनर कौन कहलाते हैं? समतांशधारी, क्योंकि इन्हें जो है लाभ में हिस्सा मिलता है। लाभ में क्या मिलता है? इनको हिस्सा मिलता है। लेकिन जो पूर्वाधिकार अंश होते हैं, है ना, इनके लिए जो है लाभ में हिस्सा मिलता है, लेकिन इनका लाभ निश्चित होता है। लाभ कैसा होता है? इनका निश्चित होता है, ठीक है। लेकिन जो समतांशधारी हैं इनका लाभ में निश्चित नहीं होता, लेकिन इन्हें जो है वोट देने का अधिकार होता है। वोट देने का अधिकार। अब वोट देने का अधिकार का मतलब है ये अपना मत रख सकते हैं, लेकिन जे अपने केवल अपन से ही संबंधित मत रख सकते हैं। ये सभी कंपनी के मैटरों पर वोट देने का अधिकार है। ये अपने इतना याद रखना है कंपनी के बारे में। जो जितना पैसा देता है वो कंपनी उस हिसाब से उसको शेयरिंग दे देती है ना। अब हम आगे बात करते हैं इसी में कि देखिए, इसे ही कुछ लोग किस नाम से जानते हैं? स्टॉक भी कहते हैं। शेयर को ही किस नाम जाना जाता है? स्टॉक। तो एक शब्द और समझिए, स्टॉक कब हुआ है? स्टॉक कहलाएगा कि आपने अंश खरीद लिए, अंश का पूरा पैसा दे दिया आपने, पूरा पैसा चुकाने पर, पूरा पैसा जब आप चुका दोगे तभी वह अंश आपका स्टॉक में बदलता है। हर कंपनी को शुरू करने के लिए बड़ी धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए कंपनी बैंकों से कर्ज नहीं लेकर उसकी जगह मार्केट में शेयर जारी करती है। जी आपको पता ही, अपन ने बता दिया, कंपनी क्या जारी करती है? मार्केट में शेयर जारी करती है। अब ऐसे आप सेंसेक्स देखते हो, उठ रहा है, बढ़ रहा है, शेयर की वैल्यू कम हो रही, ज़्यादा हो रही, है ना। आगे देखिए, शेयर बाजार भी उसी तरह से एक बाजार है जहां कंपनियां अपने शेयरों को बेचती। तो आपने देखा होगा कि बहुत से जो व्यक्ति हैं शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, पहले वो खरीद लेते हैं, है ना। जैसे ही शेयर की कीमत बढ़ जाती है वो अपने शेयरों को बेच देते हैं। ऐसे ही शेयर बाजार के नाम से देता है, जहां पर ग्राहक या निवेशक अपनी सुविधा अनुसार शेयरों को खरीद और उनकी बिक्री कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं शेयर बाजार।
क्या कहते हैं, जहां पर अपने शेयरों को खरीदते हैं और बेचते हैं। आगे आता है भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं, है ना। सब्जी बाजार की बात नहीं चल रही है, शेयर बाजार पढ़ रहे हैं। अब प्रमुख होंगे जिनको मान्यता प्राप्त होगी, है ना। तो देखो मेरे भाई, कौन कौन से शेयर बाजार हैं। तो सबसे पहले आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो सबसे पहले आया आपका कौन सा, बॉम्बे एक्सचेंज। तो बॉम्बे एक्सचेंज, इसकी जो स्थापना है 1875 ईस्वी में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से इसे जाना किया था। क्या नाम दिया गया था, स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से इसकी स्थापना की थी। कब, 1875 में। जैसे 2002 में इसका नाम बदलकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कर दिया गया था। स्थापना 1875 में हुई, सन 2002 में नाम बदल दिया। और BSE भारत में कैपिटल मार्केट का प्रतीक माना जाता है। किसका मार्केट, कैपिटल मार्केट, BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, है ना। इसका जो लक्ष्य रखा गया था आपका, एक सेकेंड, देखिए हमने देखा था कि जो आपका BSE है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसका लक्ष्य क्या रखा था कि वैश्विक कीर्ति की पताका फहराकर प्रमुख भारतीय स्टॉक एक्सचेंज के रूप में उभरना। प्रमुख रूप से इसका उभरना सभी स्टॉक एक्सचेंज में, ये इसका जो है लक्ष्य रखा था। किसका लक्ष्य रखा गया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE, है ना। ये कैपिटल मार्केट का प्रतीक माना जाता है। आगे हम बात करते हैं, फिर जो है आया आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार। इसका नाम दूसरा भाग है, पहला BSE था, दूसरा आया क्या आपका, जिसको नाम दिया गया, इसे नाम दिया गया आपका राष्ट्रीय शेयर बाजार यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है इसका लोगो दिया गया है आपका NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना 1992 में की गई थी। इसकी सिफारिश 1991 में फेरवानी समिति ने की थी। ये याद रखना, राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किसने की थी, तो आप बताओगे फेरवानी समिति ने। कब की थी, 1991 में। और 92 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय दक्षिण मुंबई बरली में, दक्षिण मुंबई में जगह का नाम क्या है, बरली, जहां पर इसका स्थापना हुई। कारोबार के लिहाज से यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। ये आपको इंपोर्टेंट तौर पर याद रखना है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है आपका, राष्ट्रीय शेयर बाजार। शॉर्ट नाम क्या है इसका, NSE के नाम से जो है इसको जाना जाता है। ये आप अगला जो आता है, इसे सेबी के नाम से जानते हो आप, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आप देख लीजिए, है ना, क्या नाम है इसका, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको बोलते हैं सेबी। सेबी के बारे में तो आप जानते हो, सेबी के बारे में आपको बहुत ज़्यादा याद भी रखना है मेरे भाई। हिंदी में इसको नाम दिया जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देखिए जो सेबी है, सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1988 को की गई थी, जबकि ये एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुआ था। इसका स्थापना कब हुई थी, गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई। कब, 12 अप्रैल 1988 को। लेकिन सेबी की स्थापना के बाद 30 जनवरी 1992 को भारत सरकार ने संसद में एक अध्यादेश के माध्यम से सेबी को जो एक संवैधानिक निकाय का दर्जा दे दिया है। अब जी कैसा निकाय हो गया आपका, संवैधानिक निकाय हो गया, जबकि पहले था गैर संवैधानिक। स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 को और इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था आपका कब, आप बताओगे 30 जनवरी 1992 को। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत जो है आप देखते हो। आगे हम बात करते हैं, सेबी का मुख्यालय है मुंबई में, ये भी आपको याद रखना है। किसका मुख्यालय है आपका, सेबी।
तो सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई में है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद में। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ कहाँ पर है आपके? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता और जो है अहमदाबाद में। जब सेबी की स्थापना 1988 ईस्वी में हुई तो सेबी प्रारंभिक पूंजी, इसकी प्रारंभिक पूंजी कितनी थी, कितने से चालू हुई थी आपकी? 7.5 करोड़, मतलब 7.5 करोड़ रुपए सेबी की स्थापना हुई इतने रुपए के साथ। और ना फिर इसमें यह आया आपको कौन से? आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई का फुल फॉर्म जरूर आपको याद रखना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से। फिर आया आपका आईसीआई बैंक। आईसीआई बैंक का फुल फॉर्म क्या? इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। जी आईसीआई का फुल फॉर्म बताया गया आपका। फिर आता है आईआरसीआई, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये आपकी सेबी के ब्रांचेस हैं आपकी, है ना। इन नामों से ये संस्था चलती है आपकी। आगे देखिए, सेबी के संपूर्ण प्रबंधन में 6 सदस्य होते हैं। तो याद रखना कितने सदस्य होते हैं टोटल आपके? 6 मेंबर होते हैं जो इसका मैनेजमेंट देखते हैं। इनमें से एक सदस्य उसका अध्यक्ष होता है और अन्य 5 सदस्य अलग अलग कार्य के होते हैं। अध्यक्ष के बारे में अगर हम बात करते हैं, सेबी का जो अध्यक्ष होता है जिसका नामांकन भारत सरकार के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना, सेबी का जो नामांकन किसके द्वारा किया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। और इसका जो कार्यकाल है 3 साल के लिए होता है। 3 साल या जिसको आप 65 वर्ष कह सकते हैं, इसमें से जो भी पहले हो जाए। तो याद रखना सेबी का अध्यक्ष का नामांकन किसके द्वारा होता है? भारत सरकार के द्वारा होता है। कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष का होता है। इनमें से 2 सदस्य वित्त मंत्रालय के जानकार और 2 कानून के जानकार भी होते हैं। टोटल आपने कहा 6 हैं, 6 में से जो है आपका एक अध्यक्ष हो गया, बाकी 2 वित्त मंत्रालय से होंगे, 2 कानून के जानकार भी होते हैं। इतना आपको याद रखना है मेरे भाई। अब आता है बजट के बारे में। किसके बारे में देखते हैं हम? तो जैसे हमारा शेयर मार्केट खत्म होता है, अब आपने कहा सरकार बजट लेकर आएगी आपकी। अरे बोलो हाँ या ना? सरकार क्या लेकर आती है आपकी? बजट लेकर आती है। तो बजट के बारे में हम समझने वाले हैं, क्या होता है बजट। तो आप देखते हो मिडिल क्लास की उम्मीदें, मिडिल क्लास की उम्मीदें जो है बजट पर ही निर्भर होती है। बजट कैसा होगा, हमारे लिए क्या आया है, क्या सरकार काम करेगी 1 साल में, किस किस का फायदा होगा, किन किन चीज़ों पर रोक लगा दी जाएगी, सरकार शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, कृषि के क्षेत्र में क्या करना चाहती है, व्यापारियों के लिए क्या आया है। ये सब बजट पर ही आशा लगी रहती है आपकी, है ना। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो बजट शब्द की जो उत्पत्ति है, बजट शब्द की उत्पत्ति लातिन शब्द यानी बुल्गा से हुई है। लातिन नहीं है भैया जी, आपका लैटिन है। लैटिन शब्द के बुल्गा से हुई है। बुल्गा का अर्थ होता है चमड़े का थैला। किसका थैला? चमड़े का थैला, जिसको आप कहते हैं बजट। इसी से बाद में फ्रांसीसी शब्द आया बोगेट से बना हुआ। इसके बाद में अतिरिक्त अस्तित्व में आया था अंग्रेजी शब्द बोगेट। बोगेट मतलब बोजेट। बोजेट शब्द से ही बना आपका बजट। क्या बना आपका? बजट। बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला। फिर देखो मेरे भाई, बजट आप कहते हो यार, कई बार अपन पर्स निकाल के देखते हैं, पर्स भी तो चमड़े का ही होता है कि नहीं होता। आपने देखा पर्स में, आपने देखा बजट नहीं यार भाई, सामान लेने जा रहे हैं, तो पहले से आप घर से निकलते हो, जो सामान लेना है तो उसका हिसाब किताब पहले ही क्लियर करते हैं कि नहीं करते हैं? ऐसे ही मोटा के बाजार में पहुंच जाते हैं? नहीं ना, हम पहले पर्स में पैसे देखते हैं या नहीं, फिर अपन बाजार में, हाँ थोड़ा बहुत लगता है, अपन कोई नया सामान लेना चाहते हैं तो फिर पैसा देखते हैं क्या बजट है या नहीं। आपने देखा होगा सबसे घर के जो वित्त मंत्री होते हैं वो आपके, जिनके घर के संचालक होते हैं, जैसे पिताजी हैं, दादाजी हैं या मम्मी हैं, वो उनके वित्त मंत्री के तौर पर काम करते हैं। अब देखिए, भारत में पहला बजट जेम्स विल्सन ने 18 फरवरी 1960 को पेश किया था। ये भी आपको याद रखना, भारत में सबसे पहले बजट कौन लेकर आए थे? तो आप बता देना, जेम्स विल्सन लाए थे 18 फरवरी 1860 में। जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का संस्थापक भी कहा जाता है। यह है आपके जेम्स विल्सन, जिन्हें भारतीय बजट का संस्थापक भी माना जाता है। और भारत में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाला वित्तीय वर्ष 1867 से शुरू हुआ था। हमारा बजट कब होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है आपका। आप जानते हैं मार्च क्लोजिंग चलती है
है ना। इसकी शुरुआत हुई 1867 में। इससे पहले 1 मई से 30 अप्रैल तक का वित्तीय वर्ष होता था। तो आपको याद रखना वित्तीय वर्ष कब से कब तक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। पहले कब तक होता था, 1 मई से 30 अप्रैल तक। आगे देखिए फिर क्या हुआ, स्वतंत्र भारत का पहला बजट लेकर आए थे जिनका नाम था षणमुखम शेट्टी। जेम्स विल्सन पहले थे, लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला वित्त मंत्री बने जिनका नाम था षणमुखम शेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत के पहले कौन बने, षणमुखम शेट्टी, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को अपना बजट पेश किया। और गणतंत्र भारत का पहला बजट 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई ने पेश किया था। स्वतंत्रता के पहले दूसरे व्यक्ति थे, है ना। जब स्वतंत्रता के बाद पहले बने षणमुखम शेट्टी, लेकिन गणतंत्र भारत के पहले बने थे जॉन मथाई, मतलब जब हमारा संविधान लागू हो गया था। षणमुखम शेट्टी ने 1948-49 में बजट में पहली बार अंतरिम शब्द प्रयोग किया था। ये भी याद रखना, अंतरिम शब्द देने वाले कौन है आपके, तो आप बताओगे कौन है आपके, षणमुखम शेट्टी। फिर क्या हुआ, इसकी अवधि के बजट के लिए अंतरिम बजट शब्द किया जाता है, यानी तब से लघु अवधि, जैसे मान लो सरकार चुनाव होने वाले हैं, चुनाव इसी वर्ष हैं, तो आपके 6 महीने तक का बजट जो होगा उसे अंतरिम बजट के नाम से जानते हैं। सी.डी. देशमुख वित्त मंत्री होने के साथ साथ रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी थे। ये भी आपको याद रखना, रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर भी रह चुके आपके कौन, सी.डी. देशमुख। फिर देखिए जॉन मथाई ने क्या क्या काम किया था आपका। जॉन मथाई भारत के पहले शिक्षाविद, अर्थशास्त्री और न्यायविद थे। 1910 में अगले 8 वर्ष तक मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत की और 5 वर्ष मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रहे हैं भैया। अब वे स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी बने, कौन, जॉन मथाई। 1955-56 में डॉक्टर जॉन मथाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके थे। 1959 में जॉन मथाई को भारत सरकार ने पद्म विभूषण दिया था। ये भी आपको याद रखना, पद्म विभूषण कब दिया गया है। जॉन मथाई ने 3 महत्वपूर्ण पुस्तकों की रचना की। पहला था विलेज गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया, दूसरा एग्रीकल्चरल ऑफ कोऑपरेशन इन इंडिया, अगला था एक्साइज एंड लिकर कंट्रोल। ऐसे बताया था, किसने ये किताबें लिखी हैं आपकी, जॉन मथाई ने। इनके बारे में याद रखना, इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी रह चुके, रेल मंत्री भी रह चुके हैं और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी रह चुके हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री द्वारा बजट पेश कब किया गया था, किसने जो है बजट पेश किया है। तो देखिए 1958-59 में देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी बजट पेश किया था। ऐसा करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने बजट पेश किया था। सबसे पहले बजट किसने पेश किया, तो आप बताओगे भाई जवाहरलाल नेहरू ने। फिर नेहरू के बाद में उनकी बेटी इंदिरा गांधी और नाती राजीव गांधी ने भी प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया। पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने सन 1970 में आम बजट पेश किया था। पहली महिला थी इंदिरा गांधी, पहले व्यक्ति थे जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो इंदिरा गांधी किसकी बेटी हैं आपकी, जवाहरलाल नेहरू की, और इनके नाती कौन हुए आपके, राजीव गांधी। फिर आगे हम बात करते हैं सर्वाधिक बार बजट पेश किसने किया था, रिकॉर्ड किसने बना दिया मेरे भाई। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए देखिए मोरारजी देसाई ने अब तक सर्वाधिक 10 बार बजट पेश किया है। कितनी बार किया है, 10 बार। 6 बार वित्त मंत्री और 4 बार उप प्रधानमंत्री भी रहते हुए उन्होंने बजट पेश किया। इसमें 2 अंतरिम बजट भी शामिल हैं, 6, 4, 10 बार उन्होंने किया। अपने जन्मदिन पर 2 बार बजट पेश करने वाले पहले एकमात्र वित्त मंत्री थे, कौन, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। इस देसाई का जन्म 29 फरवरी को है, जो कि 4 साल में एक बार पड़ता है। आप जैसे जानते हो लीप वर्ष निकालते हैं, कैलेंडर आपने पढ़ा हुआ है, तो याद रखना 2 बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति थे जन्मदिन पर, जिनका नाम था मोरारजी देसाई। आगे हम बात करते हैं बजट पेश करने का समय क्या है, कब समय किया जाता है। तो देखिए
वर्ष 2000 तक अंग्रेजी परंपरा के अनुसार बजट शाम को 5 बजे ही प्रस्तुत किया जाता था। पहले बजट कितने बजे आता था आपका? 5 बजे पेश किया जाता था। लेकिन 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार ने इस परंपरा को तोड़ा और शाम की बजाय सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करने की शुरुआत हुई। पहली बार 11 बजे बजट तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने पेश किया था। ये भी आपको याद रखना। सबसे पहले जो है बजट पेश किसने कब किया गया था आपको? 11 बजे। तो आप बताओ 11 बजे बजट पेश करने की शुरुआत 2001 में हुई और पहले कौन थे आपके? यशवंत सिन्हा। शाम 5 बजे बजट पेश करने की प्रथा सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी। किसने की थी आपकी? सर बेसिल ब्लैकेट ने 1924 में शुरू की थी और यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे बजट पेश किया था। शुरुआत हो गई थी आपकी 2001 से। अटल बिहारी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। अब देखिए आगे हम बात करते हैं बजट पेश करने की बदली तारीख भी बदल दी मेरे भाई। 2017 से पहले बजट फरवरी माह के अंतरिम कार्य दिवस में पेश किया जाता था, लेकिन 2017 में से 1 फरवरी या फरवरी के पहले कार्य दिवस में पेश किया जाने लगा। 2017 के बाद 2017 के बजट से ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने रेल बजट को आम बजट में समायोजित कर एक और प्रयोग किया। यानी अब उन्होंने आम बजट रेलवे का भी क्या कर दिया? आम बजट पेश कर दिया मेरे भाई। पहले रेल बजट अलग से पेश होता था, वो भी आम बजट में ही शामिल हो गया मेरे भाई। फिर क्या हुआ आगे देखिए, मनी बिल जिसे अपन बजट के कहते हैं, इसका संविधान में कहाँ वर्णन देखने को मिलता है? तो संविधान के अनुच्छेद 110 में इसका उल्लेख मिलता है। इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। कहाँ लिखा है? आपके संविधान में लिखा हुआ अनुच्छेद 110 में। तो याद रखना बजट से संबंधित अनुच्छेद है आपका 110। कोई बिल मनी है या नहीं ये लोकसभा का स्पीकर बताता है। बिल मनी है या नहीं, यानी ये धन विधेयक है या नहीं, ये कौन बताएगा? लोकसभा स्पीकर बताते हैं। संचित निधि से धन निकालना, जमा करना, उधार लेना, उधार देना, न्यू टैक्स को लगाना हटाना, संबंधित प्रस्ताव वाले विधेयक बिल मनी कहलाते हैं। ठीक है ना मेरे भाई? जी अपने नाम इतना याद रखना है। आगे हम बढ़ते हैं कैसे कैसे जो है आपका बजट पेश होता है। तो देखिए लोकसभा स्पीकर द्वारा पारित होता है, फिर ये जाता है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति फिर इसे लोकसभा में ले जाता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में इसे मंजूरी मिलती है 14 दिन के अंदर, फिर दोबारा से आता है लोकसभा में और राष्ट्रपति द्वारा इसे पास किया जाता है। सबसे पहले देखो धन विधेयक को राष्ट्रपति सलाह के लिए नहीं भेजता, क्योंकि धन विधेयक को बनाने के लिए कहता है राष्ट्रपति को बनाकर भेजता है लोकसभा स्पीकर, फिर लोकसभा स्पीकर लोकसभा में ले जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा से 14 दिन में रिजल्ट देती है, बाद में फिर लोकसभा में सुनाया जाता है, फिर उसे राष्ट्रपति पास कर देता है और जो पूरे भारत में लागू हो जाता है। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आया है इसमें जीएसटी। बताओ कौन कौन जानते हैं जीएसटी के बारे में, है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हेडिंग डाल लीजिए आप जीएसटी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन अपने आप में महत्व रखता है जीएसटी। तो देखिए जीएसटी कैसा टैक्स है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट लगता है इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेंट्री टैक्स, गिफ्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन पर डायरेक्ट आप टैक्स देते पता पड़ता है। अब इनडायरेक्ट कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वेट टैक्स, ठीक है ना? ये आपके टैक्सों के बारे में बताया। टैक्स कहाँ लगेगा? आपके ट्रेडिंग पे भी लगता है और सर्विस पे भी लगता है, इतना आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म तो मेरे भाई सबको पता होगा। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एवं सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर इसका फुल फॉर्म होता है। जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी जीएसटी क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में एक इंटीग्रेटेड मार्केट या एकीकृत साझा बाजार डेवलप होगा, इसलिए हम जीएसटी लाए हैं, यानी सभी टैक्सों को खत्म करके एक टैक्स लाया गया जीएसटी। इसका इतिहास की बात करते हैं। सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। याद रखिए सबसे पहले जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था? विजय केलकर समिति ने।
सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता हैं। कौन थे आपके, जिन्होंने जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार किया था? असीम दास गुप्ता। और सलाह देने वाली थी आपकी कौन सी? विजय केलकर समिति। फिर आगे आता है कि इतिहास देख रहे हैं जीएसटी का, तो फिर इसको 122वां संविधान संशोधन बिल संसद में लाया गया। ठीक है ना, किसके बारे में? जीएसटी से संबंधित था आपका कौन सा? 122वां संविधान संशोधन। लोकसभा में आया था 3 अगस्त 2016 को, राज्यसभा में गया 8 अगस्त 2016 को, और फिर 15 राज्यों ने इसे पारित किया। और इसमें सबसे पहले जीएसटी बिल रेटिफाई और पास असम राज्य में हुआ था। यानी आपके 15 राज्यों ने पास हुआ, लेकिन सबसे पहले असम में हुआ, और इस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए थे 8 सितंबर 2016 को। और इस प्रकार 101वें संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को संविधान में जोड़ा गया और 1 जुलाई 2017 से इसे लागू कर दिया गया। इसलिए जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई आपकी? 2017 से। ये आपको याद रखना है। जीएसटी के अगर हम प्रकार देखते हैं तो जीएसटी के 3 प्रकार हैं। जीएसटी के कितने प्रकार हैं आपके? 3 प्रकार हैं। सबसे पहले होता है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र द्वारा लगाया जाता है, एसजीएसटी राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है, आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स और सर्विस पर लगाया जाता है, तो यूनियन टेरिटरी होते हैं आपके। देखिए, तो ये हमने देख लिया जीएसटी के बारे में। अब जो आगे हम बात करते हैं तो जीएसटी के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं, ये भी आपको याद रखना। देखिए, जब उन्होंने जीएसटी लेकर आए तो उसके फायदे बताए। इससे राजस्व में वृद्धि होगी, कोई व्यक्ति टैक्स की चोरी नहीं करेगा, बिजनेस करने का प्रोड्यूसर सिंपल होगा, मतलब व्यक्ति को व्यापार करना आसान हो जाएगा। ठीक है ना, जीडीपी इंक्रीज होगी, जो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो जाएगा। टैक्स चोरी करना के बराबर होगा, टैक्स चोरी करना किसके बराबर होगा? ना के बराबर, कोई व्यक्ति टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। जीएसटी चोरी करने वाले को 5 साल की जेल की सजा निर्धारित की गई है, ये भी याद रखना। जो व्यक्ति टैक्स चोरी करेगा उसे 5 साल की सजा होगी। जीएसटी में मासिक रिटर्न, वार्षिक रिटर्न का प्रावधान होगा, यानी सारा लेन देन इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए होगा, तो जिससे पता पड़ता रहेगा कि कौन कौन ने व्यक्ति है जो जीएसटी जमा करता है, वो हर बार दे रहा है या नहीं दे रहा है। फिर जीएसटी टैक्स स्लैब, यानी जीएसटी के टैक्स कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के बांटा गया आपका। इसके 4 स्लैब बनाए गए हैं, 5%, 12%, 18% और जो है 28%। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना मेरे भाई। आप देखो, शराब, पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस, इलेक्ट्रिसिटी को जीएसटी से बाहर रखा गया, इन पर टैक्स नहीं लगा रही सरकार। ठीक है मेरे भाई। आगे देखिए, महत्वपूर्ण पॉइंट भी अपने याद रखना है। क्या आपके जीएसटी से संबंधित हैं, क्या विशेषताएं रखते हैं? जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस है। तो जीएसटी सबसे पहले कहाँ आया था? फ्रांस में आया था। कब आया था? 1954 में। वार्षिक टर्नओवर के अनुसार 20 लाख से ज़्यादा तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन और भुगतान करना होगा। कुछ राज्यों के लिए सीमा 10 लाख तक रखी गई थी। जीएसटी का पंजीयन संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं, ये भी आपको याद रखना। जीएसटी नंबर में कितने होंगे? 15 डिजिट होते हैं। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता, जो हमने पढ़ लिए हैं। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य था कौन सा? जम्मू कश्मीर। जीएसटी लागू करने वाला अंतिम राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। ये आपको पॉइंट याद रखना है। और ये जो है हमारा टॉपिक यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। बहुत जल्दी जो है आपको इसका अगला पार्ट, 5th पार्ट देखने को मिलेगा। आशा है कि आप सबको ये क्लास समझ में आई होगी और इसी साथ बने रहिए आप हमारे इस चैनल पर। मिलते हैं ब्रेक के बाद। धन्यवाद।